तो अपन आज पहले खाने पीने वाली योजनाओं की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा चर्चित है ना, आपने एक नाम सुना होगा, इंदिरा रसोई योजना। सुना नहीं सुना? 8 रुपये में खाना मिलता है। नहीं, बंद नहीं किया, चल गया। इंदिरा रसोई योजना के बारे में आज अपन बात करते हैं। इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब हुआ, कोई बता सकता है हमें से? 20 अगस्त 2020 को, और उसी दिन मेरा जन्मदिन भी है 20 अगस्त को, इसलिए मुझे इस योजना का जो डेट है वो कभी नहीं भूलता हूँ ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर का जन्मदिन है इस योजना के। और कौन सी योजना शुरू हुई है? इंदिरा रसोई योजना। और ये कहाँ से शुरू की गई थी? जयपुर से। और मैं भी कहाँ से हूँ? जयपुर से। अब कोई भी योजना चलाई जाती है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। अब आप देख लो कि 8 रुपये में वो लोग आपको खाना उपलब्ध करवा रहे हैं। कितने रुपए में? 8 रुपये में। अब जब 8 रुपये में कोई एक वो नहीं मिलता ब्रेड का पैकेट, और वो आपको खाना उपलब्ध करवा रहे, तो कुछ ना कुछ उद्देश्य उसका है। उद्देश्य यह कि राज्य के जो नागरिक हैं उनको न्यूनतम मूल्य पर पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना। किस मूल्य पर? न्यूनतम मूल्य पर पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना। पौष्टिक आहार मतलब उसके अंदर सारे जितने पोषक तत्व हैं वो उसके अंदर मौजूद हो। कभी किसी विद्यार्थी ने उसके अंदर खाया था ना? हाँ, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? चपाती मिलती है, चावल मिलता है, दाल मिलती है, अलग से सब्जी मिलती है, साथ में अचार भी मिलता है। थोड़ा बहुत अगर अच्छा संचालक है तो थोड़ा बहुत सलाद भी उपलब्ध करा देता है। हाँ, कल 8 रुपये का जुगाड़ करो। हाँ, तो हम बात करते हैं, लेकिन अब जनवरी 2024 में उसका नाम बदल दिया गया था इंदिरा रसोई योजना का। और इंदिरा रसोई योजना का नया नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये केवल किसकी बात कर रहा हूँ? शहरी की। शहरी। और ये कब शुरू हुई है? जनवरी 2024। कब शुरू हुई है? इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम इंदिरा रसोई योजना। अब जब आप कहीं भी जाओगे इंदिरा रसोई योजना में, अरे मैं कल आया था, परसों आया था, तो बस स्टैंड पे बना हुआ है इंदिरा रसोई योजना डीक के ऊपर, और वहाँ एक लाइन भी लिखी हुई थी। कभी आप जाओ तो देखना उसके अंदर, और वहाँ एक लाइन लिखी होगी, कोई भी भूखा ना सोए। ध्यान रखना, कोई भी भूखा ना सोए, ये लाइन वहाँ आपको लिखी हुई मिलेगी। इंदिरा रसोई योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ है? 20 अगस्त 2020 को। अब इनका उद्देश्य क्या है? राज्य के नागरिकों को न्यूनतम मूल्य पर, न्यूनतम मूल्य कितना रखा गया इसके अंदर? मूल्य पर पौष्टिक आहार, पौष्टिक व स्वास्थ्यवर्धक आहार उपलब्ध करवाना। क्या उद्देश्य है? राज्य के नागरिकों को कम से कम मूल्य पर पौष्टिक व स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध करवाना। इसके अंदर प्रावधान क्या रखा गया है? प्रावधान लाभार्थी या भूखे व्यक्ति से 8 रुपये लेकर
एक थाली खाना कितना, एक थाली खाना उपलब्ध करवाया जाता है। अब देखो सीधी बात है, राजस्थान सरकार ने योजना चला रखी है, तो 8 रुपए में क्या बचता है? कोई बचता है? कोई चीज बचती है? 8 रुपए के अंदर कुछ चीजें बचती है क्या? नहीं बचती। तो जो इंदिरा रसोई योजना चलाता है या अन्नपूर्णा रसोई योजना चलाता है, तो राजस्थान सरकार क्या करती है, उस पर सब्सिडी देती है। जैसे मैं वहाँ जाऊँगा, सबसे पहले वो लोग क्या है, मेरा फोटो लेंगे, उसके बाद उसमें रिकॉर्ड चढ़ाएंगे। जैसे ही वो रिकॉर्ड चढ़ाते हैं तो 8 रुपये मैं खुद देता हूँ और 22 रुपये राजस्थान सरकार उनको भेज देती है। कितना भेज देती है? 22 रुपये। मतलब वो किस रूप में होते हैं? अनुदान के रूप में 22 रुपये देती है। और थाली की कीमत कितनी हो गई? 30 रुपये हो गई। आपस में रिपीट कर रहा हूँ, लाभार्थी या भूखे व्यक्ति से 8 रुपये लेकर एक थाली खाना उपलब्ध करवाया जाता है, जिस पर राज्य सरकार 22 रुपये का अनुदान देती है। कितने रुपए का अनुदान दे रही है? अब हमसे पूछे कि थाली की कुल कितनी कीमत है? 30 रुपये। और इसका जो संचालन विभाग है, चलो बाद में लिख लेंगे, पहले आप लोग यहाँ तक इसको लिख सकते हो। ये लोग घर से भूखे आए। खाना खा पी के आए हो आप लोग? खा पी के आए हो क्या कुछ? नहीं, मंगाने के लिए योजना चला दी मैंने। हाँ। पीछे तुम लोग बात नहीं करोगे बिल्कुल भी। अब देखो ये दो हैं, अलग अलग हैं, एक तो ग्रामीण के लिए अलग है और शहरी के लिए अलग है। दोनों का शुभारंभ अलग अलग हुआ है। हाँ जी। इसका पुराना नाम क्या था? इंदिरा रसोई योजना। कब शुरू हुई? 20 अगस्त 2020 को। उद्देश्य राज्य के नागरिकों को न्यूनतम मूल्य पर पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना। प्रावधान क्या है? लाभार्थी या भूखे व्यक्ति से 8 रुपये लेकर एक थाली खाना उपलब्ध करवाया जाता है, जिस पर राज्य सरकार 22 रुपये का अनुदान देती है। अर्थात कुल थाली की कीमत 30 रुपये हो जाती है। अर्थात कुल थाली की कीमत कितनी हो जाती है? 30 रुपये। 8 रुपये कौन दे रहे हैं? 22 रुपये राजस्थान सरकार भेज रही है उसको। और ज़्यादातर ये जो रसोइयाँ हैं वो सार्वजनिक जगहों पर बनाई गई हैं, या तो हॉस्पिटल के आसपास या फिर बस स्टैंड या परिवहन का जो मूल रास्ता है वहाँ पर इनको बनाया गया है। ऊपर से थोड़ा सा एरेज कर रहा हूँ, ऊपर से लिख लेना।
ये वाली लाइन तो लिख लोगे सब। अब बात करते हैं संचालन विभाग। अरे तुम्हारी कल भी बात खत्म नहीं होती और आज भी तुम बात कर रहे हो। संचालन विभाग, स्वायत्त या नगरीय शासन विभाग। संचालन विभाग कौन सा है इसका? स्वायत्त नगरीय शासन विभाग इनका संचालन करता है। इसके उद्देश्य को एडिट कर दूं, इस वाले को। कल मैंने आपको कौन कौन सी योजना पढ़ाई थी? कल मैंने आपको 5 योजनाएं पढ़ाई थी। चलो एक इससे पहले की योजनाओं की बात करते हैं हल्का सा। एक मैंने आपको पढ़ा था गांव ग्वाल योजना। वो कब शुरू हुई थी? 22 फरवरी को हुई थी, नहीं हुई थी? 22 फरवरी को हुई है, पक्का बता रहा हूँ। गांव ग्वाल योजना का उद्देश्य क्या है? प्राचीन गौचारण परंपरा को पुनर्जीवित करना है तथा आवारा गौवंश के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना। इसके बाद इसके अंदर प्रावधान क्या है? 70 गायों पर एक ग्वाला नियुक्त किया जाएगा और उसका जो मानदेय है वो कितना है? 10,000। और उसका जो प्रथम चरण में कितने गांव के अंदर नियुक्त किया जाएगा? 14 गांव के अंदर नियुक्त किया जाएगा। और इसका जो शुभारंभ करने वाला व्यक्ति कौन था? मदन दिलावर। इसके बाद अपन ने बात की थी राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना। कब शुरू हुआ है? 20 फरवरी 2026। उसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना है, ग्रामीण आय में वृद्धि करना है तथा स्वयं के रोजगार उत्पन्न करना है। इसके अंदर न्यूनतम कमरा कितना होगा? 1 और अधिकतम, और एक कमरे के अंदर कितना अधिकतम बेड? कुल कितनी बेड क्षमता हो सकती है? अगर इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कितने प्रकार का होता है? 2, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी पंजीकरण कितने दिन होता है और स्थायी पंजीकरण 2 माह के अंदर। अगर स्थायी पंजीकरण की जो वैधता है वो कितने वर्ष तक होती है? 3 वर्ष तक होती है। इसके अंदर 2 प्रकार की श्रेणियां रखी गई हैं, गोल्ड व सिल्वर। गोल्ड के अंदर प्राइस कितनी है और सिल्वर के अंदर प्राइस कितनी है? 1000 रुपये रखी गई है। और वो कितने दिन का है? 1 दिन का। अब तो लिख लिया होगा ये अंदर। अब बात करते हैं थाली का वजन। थाली का वजन, किसी विद्यार्थी को बताया कि थाली का वजन कितना होता है? 600 ग्राम। इसमें क्या होता है? 300 ग्राम तो होती है चपाती। चपाती मतलब रोटी, हमारी भाषा में बोलते हैं। 100 ग्राम क्या होती है? सब्जी होती है। 100 ग्राम इसके अंदर क्या देता है? वो सामने वाला दाल देता है। और 100 ग्राम में क्या देता है? चावल। और हो सकता है अगर वो व्यक्ति अच्छा है, सही ढंग से चला रहा है, तो साथ में आपको अचार या मिलेट्स आपको दे सकता है। देखो आपको कितनी सारी चीजें मिल गई। दाल मिल गई पौष्टिक भोजन के रूप में, रोटियां मिल गई, चावल आपको मिल गए, दाल चावल आप खा सकते हो, सब्जी रोटियां आप खा सकते हो। पता ही नहीं मिलना सारी चीजें। हाँ, बस स्टैंड पे जाओ, आम बाहर खा के आओ। हाँ, मैं तो यहीं से काम चला रहा हूँ, बस स्टैंड पे जाता हूँ खाने। नहीं तो जितनी भी राजस्थान सरकार की योजनाएं उनका लाभ उठा लो, क्योंकि जब योजनाएं विकास के लिए लाभ उठाने के लिए चलाई जा रही है तो लाभ उठाना जरूरी है। फिर उनका मतलब क्या रह जाएगा जो आप लोग यूज ही नहीं करोगे तो।
इसलिए कर लेनी चाहिए, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं यार, कोई क्या कहेगा। ये योजना चला रखी है, क्यों चला रखी है? कोई भूखा आए और खाना खाए। तो ये यहाँ तक है। और बस एक चीज और आप लिख लो, राज्य में कुल 1000 राज्य में कुल 1000 रसोइयाँ 1000 रसोइयाँ संचालित है, जिनका सालाना खर्च 2 करोड़ रुपए अनुदान का आता है। 2 करोड़ रुपए अनुदान का होता है। मतलब 2 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं रसोई वालों को। और राजस्थान के अंदर कुल कितनी रसोइयाँ संचालित हैं? 1000। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये केवल किसकी बात कर रहे हैं अपन? शहरी की बात की है। और शहरी क्षेत्र के अंदर इनका संचालन कौन करता है? स्वायत्त नगरीय शासन विभाग इनका करता है। अब अपन यहाँ तो ऊपर वाला लिख ले सकते। अब अपन ये लिखा है शहरी। शहरी के अंदर अपन क्या करते हैं? ग्रामीण। शहरी के अंदर क्या कर देते हैं अपन? ग्रामीण। और इसका शुभारंभ कब हुआ है? 10 सितंबर 2023। 10 सितंबर 2023। इनका संचालन विभाग कौन करता है? संचालन विभाग कौन करता है इसका? आप लोग प्रॉपर डिग से हो, अपने आसपास के गांव से हो? प्रॉपर डिग से हो? कोई आसपास के गांव से नहीं है? लोकल आता हो? तो सही बोल रहा है पीछे से अपनी भाषा में ना। तो आप लोग देखते हो कि बहुत सारी महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर एक समूह का निर्माण करती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्वयं सहायता समूह, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्वयं सहायता समूह मिलकर बनाती है 8-10, कम से कम 10 महिलाओं की उसके अंदर आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ जैसे क्षेत्र हैं जो पिछड़े क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र, उनमें उनकी जो संख्या उसको छूट दे रखी है। तो जब 8-10 महिलाएं समूह बना लेती हैं, और उस समूह का उद्देश्य क्या होता है? स्वयं के रोजगार खोलने के लिए आर्थिक सहायता एक दूसरे को प्रदान करना, ये इनका मूल उद्देश्य होता है। अब इसका जो संचालन है किस क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र में। तो ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं वो करती है। तो कौन करता है इसके अंदर संचालन? स्वयं सहायता समूह की महिला द्वारा। और कहाँ पर किया जाता है? ग्रामीण क्षेत्र में। स्वयं सहायता। और आपके पास का एक जिला है जिसका नाम है अलवर। राजस्थान में सर्वाधिक स्वयं सहायता समूह वाला जिला उसको कहते हैं। तो संचालन विभाग कौन हुआ? स्वयं सहायता समूह वाली महिलाएं। और यहाँ अपन के शहरों में कौन चला रहा है? नगरीय शासन विभाग। थाली का वजन वो सेम रहता है इसमें भी। शर्त। अब देखो जो ऊपर वाला जो इंदिरा रसोई योजना था, जिसका नाम क्या कर दिया? अन्नपूर्णा रसोई योजना शहरी या नगरीय। वहां थालियों की संख्या कोई भी निर्धारित नहीं कर रखी थी, लेकिन इसके अंदर थालियों की संख्या निर्धारित कर दी है। इसके अंदर कहा गया है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दिन के समय अधिकतम 100 थालियां परोसी जा सकती हैं, जबकि वही रात्रि में भी अधिकतम 100 थालियां खाना परोसा जा सकता है। मतलब 22 × 100 अपन करते हैं तो 2200 का लाभ उसको मिल जाता है।
लेकिन उसमें साथ में उसका जो खर्च होता है थोड़ा छोटा मोटा, वो अलग से जो 8 रुपये का होता है उसमें हो जाता है। तो शर्त क्या रखी गई है, ग्रामीण क्षेत्र में दिन के समय अधिकतम 100 थाली खाना व रात्रि के समय अधिकतम 100 थाली खाना उपलब्ध करवाया जाएगा। अब देखो दोनों में काफी अंतर है, शहरी और ग्रामीण के अंदर। शहरों में संचालन कौन करता है, नगरीय स्वशासन करता है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करती हैं। लेकिन आपने एक चलता फिरता कभी अखबार में या कहीं एक शब्द पढ़ा हुआ, लखपति दीदी। लखपति दीदी आपने शायद कभी नाम सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा। लखपति दीदी होती कौन सी है, इससे आप लखपति दीदी कहोगे? किसे कहेंगे लखपति दीदी? अभी एक शब्द वापस से लखपति दीदी से ही निकल के बना है, वो है मिलीनियर दीदी। अब देखो लखपति दीदी और मिलीनियर दीदी में क्या अंतर है। जो स्वयं सहायता समूह वाली जो महिला है, इनकी इस समूह के माध्यम से जो सालाना आय है वो कितनी हो, 1 लाख से अधिक हो, वो क्या कहलाती है, लखपति दीदी कहलाती है। मतलब स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जिनकी आय 1 लाख से अधिक होती है वो क्या कहलाती है, लखपति दीदी कहलाती है। लेकिन अप्रैल 2026 में एक नया शब्द आया है, मोदी जी ने कहा है कि जो लखपति दीदी हैं हम उनको क्या बनाएंगे, मिलेनियर दीदी बनेंगे। तो ये सारी चीजें उसके अंदर जोड़ी गई हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में दिन के समय अधिकतम कितनी थाली परोसी जा सकती है, और रात्रि के समय, और प्राइस तो वो सेम रहेगा, कितना है प्राइस, 8 रुपये। राजस्थान सरकार कितना अनुदान देती है, थाली की कुल कीमत कितनी हो जाती है, 30 रुपये हो जाती है। तो ये यहाँ तक अपन का जो, अब इसमें थोड़ा सा अपन करंट अपडेट कर लेते हैं। करंट अपडेट के अंदर इसको हम रखते हैं अप्रैल 2026 तक, अप्रैल 2026 तक। राज्य में 810 रसोइयों के माध्यम से, मैंने आपको नगरीय वाली में कितनी रसोइयां बताई थी, 1000, या कितनी बता रहा हूँ, 810 बता रहा हूँ। तो अप्रैल 2026 तक राज्य में 810 रसोइयों के माध्यम से 2.40 लाख करोड़ थालियां परोसी गई, अब आपका दूसरा प्रश्न बन गया कि राज्य में कितनी अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण संचालित है, तो कितनी संचालित है, 810। और अप्रैल 2026 तक कितनी थालियां परोसी गई हैं, 2.40 लाख करोड़ थालियां परोसी गई हैं। देख लो यहाँ तक। अब हम एक अलग से विद्यार्थियों के जन कल्याण के लिए एक योजना है, वो वापस से बहुत ज्यादा चर्चा में बनी हुई है, बेरोजगारी भत्ता वाला, आपने शायद नाम सुना होगा, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। चर्चा बढ़ रही, उसका जो पोर्टल वो बंद कर दिया गया, उस पर जो प्रेजेंट है वो अपलोड नहीं हो रही। इसकी कहानी हम आपको बताएंगे, पहले जो विद्यार्थी आते लिख रहे हैं। कल अपन ने और कौन सी योजना पढ़ी थी, कल वाली बताओ। मंगला पशु बीमा योजना कब शुरू हुई थी, 15 दिसंबर 2024 को। मंगला पशु बीमा योजना के अंदर पशुओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 2 में। कौन कौन सी में, छोटा पशु और छोटे पशु के अंदर
और बड़े पशु के अंदर छोटे पशु की मृत्यु होने पर कितना लाभ, बड़े पशु के पर शर्त क्या रखी गई है, लाभार्थी के पास क्या होना आवश्यक है, जनाधार होना आवश्यक है। अगर मैं आपसे बोलूं किसी पशुपालक के पास अधिकतम कितनी भेड़ों का बीमा किया जाएगा और कितनी भैंसों का, एक गाय या एक भैंस का। गाय के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है, 3 वर्ष, और भैंस के लिए न्यूनतम 4 वर्ष रखी गई है इसके अंदर। अब अपन बात करते हैं बेरोजगारी भत्ता। इसका दूसरा नाम क्या है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इसको 3 बार शुरू किया गया है। पहली बार इसको शुरू किया गया था फरवरी 2019 में, फरवरी 2019 में, लेकिन इसमें पुनर्संशोधित करके जनवरी 2021 से पुनर्संशोधित करके फिर इसको शुरू किया गया। शुभारंभ, संशोधित पुनर्शुभारंभ, शुभारंभ जनवरी 2021। अब कोई भी योजना चलाई जाती है तो कोई ना कोई रहस्य उसके अंदर छुपा होता है, कोई ना कोई उद्देश्य उसके पीछे होता ही होता है। तो आप लोग ये बताओ कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा क्या उद्देश्य रहा होगा जिसके पीछे इसको लाया। इसके पीछे एक बहुत कहानी रोचक भी है। अब क्या होता है, देखो इसका जो मूल उद्देश्य है वो है राज्य के शिक्षित युवाओं को, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना। ध्यान रखना, 2 शब्द जोड़े गए, शिक्षित बेरोजगार। कौन सा, शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना। अब स्थिति ऐसी बनती है कि जब जो युवा स्नातक पास कर लेता है, चाहे उसने बीए कर लिया, चाहे बीएससी कर लिया हो, चाहे बीकॉम कर लिया हो, अब आगामी समय वो कंपटीशन में जाता है, तो अब वो घर परिवार वालों की नज़रों में क्या हो जाता है, बड़ा। घर परिवार वाले व्यक्ति बोलते हैं कि अब तू क्या है, कमा, हमारी तरफ से पढ़, जो भी तेरे को करना है वो कमाई करेगा तो पढ़ेगा कब, सारे दिन काम करते करते थक जाएगा। तो इन चीज़ों से राहत दिलाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। और इसमें कहा गया है कि जैसे कोई युवा कुछ परिस्थितियों के चलते नहीं पढ़ पा रहा है तो हम उसके लिए आर्थिक संबल देंगे ताकि वो अपनी पढ़ाई को पूर्ण कर सके। तो इसमें पुरुष के लिए 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, जबकि महिला व ट्रांसजेंडर के लिए 45 रुपये प्रति माह लाभ दिया जाता है। लेकिन अभी इसमें काफी भ्रष्टाचार देखने को मिला था, जिस वजह से इसको योजना को इस समय बंद कर दिया गया था। जैसे आप इसके अंतर्गत क्या है, 4 माह का इंटर्नशिप करते हो, प्रशिक्षण आप करते हो, या तो आपके नजदीकी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर, या फिर अपन के जो खुलते हैं ना अटल सेवा केंद्र, इनमें आपकी नियुक्ति या इंटर्नशिप दी जाती है। वहाँ कुछ काम करो, वहाँ कुछ चीज़ें सीखो ताकि स्वयं के रोजगार में आप खुल सको। लेकिन अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उल्टी हुई हैं कि जो विद्यार्थी वहाँ इंटर्नशिप करते हैं वो क्या करते हैं, फर्जी साइन कर देते हैं या फर्जी मोहर लगा के, डुप्लीकेट मोहर लगा के उस पर अपलोड कर देते हैं। अब कुछ जो प्रेजेंट है वो वापस से निरस्त कर दी जाते हैं, जैसे उनको लगता है कि ये वास्तव में फर्जी है, इसको ज़बरदस्ती काट पीट कर सेट किया गया है। लोग क्या है, उसकी डेट चेंज कर देते थे एक्स्ट्रा कागज लगाकर। तो इसमें संशोधित किया गया है और इसमें कहा गया है कि कोई भी अब जो राज्य का जो इस लाभार्थी है इस योजना का, वो स्वयं उसके द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं की जाएगी। अब उपस्थिति दर्ज कौन करेगा, जो जहाँ की इंटर्नशिप चल रही है वो संस्था प्रधान आपकी उपस्थिति
खर्च करेगा। जिसे विद्यालयों में प्रिंसिपल या हेडमास्टर होता है, वहीं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ होता है या तो एएनएम होता है, या अगर वहाँ डॉक्टर है तो डॉक्टर करेगा, नहीं तो डॉक्टर की अनुपस्थिति कौन करता है, एएनएम करता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर की गई हैं। और इसमें बोला गया है कि दूसरा चेंज ये किया गया है कि जो पहले इसके अंदर न्यूनतम उम्र थी 18 साल, उसको भी बढ़ा के कितना कर दिया है, 21 साल। 21 साल से पहले इसके अंदर आप लाभ नहीं ले सकते। और पहले अपन क्या करते हैं, जैसे अपन की बीएससी फर्स्ट ईयर चल रही, सेकेंड ईयर चल रही है, हम फॉर्म अप्लाई कर देते थे। लेकिन अब स्पष्ट आ गया है कि आप अगर स्नातक पास आउट हो, मतलब आपने ऑलरेडी वो कर लिया है, तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर की गई हैं। उद्देश्य, राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को, राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल या आर्थिक सहायता प्रदान करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना। प्रावधान क्या क्या है इसके अंदर, प्रावधान व राशि। प्रावधान व राशि, पुरुष के लिए 4,000 रुपये प्रति माह तथा महिला व ट्रांसजेंडर के लिए 4,500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। यहाँ तक आप लिखो। लिख लिया समय यहाँ तक। इंदिरा आवास योजना कब शुरू हुई थी, 20 अगस्त 2020 को। उसका नया नाम क्या कर दिया है, और ये कब किया गया है, जनवरी 2024 में। राजस्थान सरकार द्वारा प्रति थाली कितना अनुदान दिया जाता है, 22 रुपये प्रति थाली अनुदान दिया जाता है। इसके बाद अपन ने ग्रामीण के लिए पढ़ी थी अन्नपूर्णा रसोई योजना, कब शुरू हुई है, 10 सितंबर 2023 को। इसके बाद अपन ने पढ़ा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, कब शुरू हुआ है, फरवरी 2019। पुनर्संशोधन कब हुआ है, जनवरी 2021। देखो पहले इसके अंदर जो नया जो आया था फरवरी 2019 में, इसके अंदर इंटरशिप की कई बात नहीं की गई थी। लेकिन जब संशोधन हुआ था 2021 में, तो इसके अंदर इंटरशिप अनिवार्य कर दी गई थी। तो ऊपर वाला जो पार्ट है मैं इसको पूरे रेज कर रहा हूँ।
नया अपडेट में प्रावधान। नया अपडेट में प्रावधान। नया अपडेट में प्रावधान कब से? 16 अप्रैल 2026 से। कब से हुआ है? 16 अप्रैल 2026 से। इसमें लाभार्थी को प्रतिदिन 4 घंटे इंटर्नशिप करना अनिवार्य है। दूसरा, लाभार्थी की न्यूनतम उम्र, लाभार्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 18 से बढ़ाकर 21 कर दी। 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई। तीसरा, छात्रों के स्वयं द्वारा उपस्थिति दर्ज करने की शक्ति छीन ली गई। तथा संस्था प्रधान को उपस्थिति दर्ज करने की शक्ति दी गई है। इस योजना का पात्र विद्यार्थी या लाभार्थी अन्य योजना का पात्र नहीं माना जाएगा। अन्य योजना जैसे मूल रूप से छात्रवृत्ति का पात्र नहीं माना जाएगा। ठीक है, लिखना है यहाँ तक। नए अपडेट और प्रावधान क्या है? ये तो 4 घंटे इंटर्नशिप करना अनिवार्य कर दिया है। लाभार्थी की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया है। छात्रों के द्वारा जो उपस्थिति दर्ज की जाती थी उसकी शक्ति छीनकर संस्था प्रधान को सौंप दी गई है। इस योजना का जो पात्र लाभार्थी है अन्य योजना का लाभ भी ले सकेगा। जिससे पहले क्या चलता था कि साथ में जो कुछ विद्यार्थी वो स्कॉलरशिप का लाभ भी ले लेते थे, तो इससे क्या है, सरकार को दोहरा आर्थिक भार पड़ता था। इस वजह से इसमें क्या परिवर्तन किया गया है। यहाँ तक लिख ले सबने।
अपन ने खाने पीने वाली बात कर ली, छात्र कल्याण की अपन ने बात कर ली, और अपन बड़े बूढ़े लोगों की भी बात कर लेते हैं। जो हमारे माता पिता हैं उनके लिए भी एक नई योजना शुरू की गई है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। फिर आप सब बालिका कल्याण की बात करेंगे, ठीक है। अभी तक कौन कौन सी योजना पढ़ी हमने आज के दिन में? पहला इंदिरा रसोई वाला पढ़ा था, ग्रामीण और शहरी दोनों पढ़ लिए थे। इसके बाद तीसरा अपन ने कौन सा पढ़ा है? बेरोजगारी भत्ता या मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। अब अपन बात करते हैं मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। पेंशन योजना, और ये शुरू की गई है 15 दिसंबर 2024। अब इसकी कहानी आप लोग पहले सुन लो, इसको बाद में लिखना आप लोग। देखो, ये 2024 में जब अपन का आंकड़ा होता है वर्ष का, तो उस समय एक चीज को नोटिस किया गया था कि जो वृद्धाश्रम होते हैं, वृद्धाश्रम में कौन रहते हैं? बड़े बूढ़े लोग रहते हैं, या फिर जो परिवार द्वारा त्याग दिए जाते हैं, जिनके माता पिता जिनके बेटा उनको घर में रखने नहीं देते, तो उनको कहाँ छोड़ के आते हैं? वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। तो ये जब आंकड़ा देखा गया था सरकार द्वारा, तो उसमें ये सोचा गया था कि वास्तव में लगातार इनकी संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? एक तो 55-60 साल की उम्र में एक तो उनको बीमारी हो जाती है धीरे धीरे, तो सांस लेने की या अन्य बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। एक तो उनका चिकित्सा भार पड़ता है, दूसरा उनका खाने पीने का ध्यान रखने का वो भी उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो राजस्थान सरकार ने क्या किया है? वृद्ध अवस्था की उम्र में आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। लेकिन इसमें कहा गया है कि जो आज का जो युवा कहाँ से आ जाएगा जब उम्र, पता नहीं क्या बोल रहे हो आप लोग, युवा पीढ़ी नहीं आएगी इसमें। हाँ, इसमें कहा गया है कि जिन व्यक्तियों की आज वर्तमान स्थिति में उम्र 41 से 45 वर्ष है, जिन व्यक्तियों की राज्य के उम्र 41 से 45 वर्ष है, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन लाभ के लिए शर्त रखी गई है, और लाभ के लिए शर्त क्या रखी गई है कि जो व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो वो 100 रुपये प्रति माह या सालाना 1200 रुपये जमा कराए। अब वो सालाना 1200 रुपये या मासिक 100 रुपये जमा कराएंगे, तो 60 साल की उम्र के पश्चात उनको 3000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। साथ में ही अतिरिक्त जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है 1450 रुपये, वो भी उनको दी जाएगी। तो 3000 रुपये तो इसके माध्यम से दिए जाएंगे, और 1450 वो दिए जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 4450, मतलब लगभग 45 रुपये उनका मासिक आय उनकी हो जाती है। लेकिन ये जो इस योजना का लाभ कब से मिलना शुरू होगा? 60 साल की उम्र के बाद। लेकिन इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो निवेश है वो कब से करना पड़ेगा? 41 से 45 वर्ष की उम्र के नागरिकों को अभी से इन्वेस्ट करना होगा, ताकि वो अपनी जो बुढ़ापा है उसको अच्छे तरीके से जी सके। लेकिन अब दूसरी स्थिति बन जाती है। मान लो किसी व्यक्ति ने इसका फॉर्म भर दिया, लगभग 55-60 साल तक, 58 साल तक उसने पैसे जमा कराए, लेकिन 60 साल की उम्र में जाते जाते लगभग किसी बीमारी या किसी अन्य कारण से उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है।
तो फिर उस स्थिति में क्या बनता है, क्या वो व्यक्ति इसका लाभ ले पाएगा? तो इसके लिए ये परिवर्तन, ये प्रावधान किया गया है कि अगर वो दंपत्ति हैं तो उसका जो जीवन साथी है दूसरा, उसको इसका लाभ दिया जाता है। अगर दंपत्ति भी नहीं है, दोनों में से कोई नहीं बच्चा है, तो फिर इस योजना का पात्र किसी को भी नहीं माना जाएगा। लेकिन ये नए परिवर्तन किए गए हैं इसके अंदर। लगभग अभी तक राजस्थान के अंदर 18 लाख नागरिकों ने इसके अंदर फॉर्म आवेदन किया है, लेकिन अभी तक लगभग 2 करोड़ 70 लाख से ऊपर ज़्यादा इसका जो राष्ट्रीय पंक्ति प्राप्त हुई इस योजना के माध्यम से। तो जैसे आपको लगता है कि आपके घर परिवार में 41 से 45 आयु वर्ग वाले सदस्य हैं, उनका आप इस योजना के अंदर फॉर्म भर सकते हो और उनका जो बुढ़ापा है उसके लिए एक सारांश दे सकते हो अभी से। ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को बुढ़ापे में आर्थिक संबल प्रदान करना, आर्थिक संबल प्रदान करना ताकि सामाजिक हिंसा व अपराध को न्यून किया जा सके। और जब 55-60 साल की उम्र हो जाती है तो कहते हैं ना, बुद्धि विपरीत हो जाती है, मतलब कुछ लोगों की बुद्धि भी छोड़ जाती है, मस्तिष्क काम करना छोड़ देता है। तो क्या है, जैसे बहू बेटी में आपस में लड़ाई करवाते रहते हैं, करवाते नहीं करवाते। तो ये भी इसके अंदर बोला गया कि सामाजिक हिंसा व अपराध को न्यून किया जा सके। जो वो लोग एक दूसरे को भड़काते हैं, कि कुछ होते हैं ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है दिमाग की, वो ऐसा काम करने लग जाते हैं, शराब पीने लग जाते हैं ज़्यादा। हाँ हाँ जी। पात्र कौन होगा? वर्तमान में 41 से 45 आयु वर्ग का नागरिक। प्रावधान 60 वर्ष की आयु तक 100 रुपये प्रति माह जमा कराने होंगे और 60 वर्ष की आयु के पश्चात 3,000 रुपये प्रति माह ये किससे लगा? वृद्धावस्था पेंशन से अतिरिक्त दी जाती है। दी जाती है। 41 से 45 आयु वर्ग का जो नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक, उसके लिए रखी गई है। उनको लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं हमको रोटी देने वाले नहीं है, हमको घर में रखने वाले नहीं है, तो अभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो उनको लगता है कि हमारा बच्चा हमें रोटी देने वाला नहीं है, घर से निकालेगा ही निकालेगा, खुद कुछ कमाता नहीं है,
तो इसकी बजाय तो इस योजना में इन्वेस्ट कर लो थोड़ा बहुत, तो क्या है, पात्र बन सकते हो। और मुश्किल से मुश्किल आप देखोगे कि तो 100 रुपये प्रति माह, 1200 रुपये 15 साल भी आप भरोगे तो 12,000 से 18,000 रुपये इसके अंदर आएंगे लास्ट। 15 साल में 18,000 रुपये का इन्वेस्ट करोगे, लाभ एक ही वर्ष में मिल जाएगा इतना। तो ठीक है, यहाँ से इरेज कर दूँ ऊपर वाला पार्ट। एक बार इसको देखो, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना कब शुरू हुई है? 15 दिसंबर 2024 को। उद्देश्य राज्य के नागरिकों को बुढ़ापे में आर्थिक संबल प्रदान करना ताकि सामाजिक हिंसा व अपराध को कम किया जा सके। पात्र वर्तमान में 41 से 45 आयु वर्ग का नागरिक। प्रावधान किया गया है 60 वर्ष की आयु तक 100 रुपये प्रति माह जमा कराने होंगे और 60 वर्ष की आयु के पश्चात 3,000 रुपये प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन से अतिरिक्त दी जाती है। अब बात करते हैं अन्य शर्तें। अन्य शर्तें, लाभार्थी या पात्र, लाभार्थी या पात्र नागरिक की किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है, तो इस योजना का लाभ जीवन साथी को दिया जाता है। जीवन साथी को दिया जाता है, जीवन साथी को दिया जाता है, ना कि बच्चों को। बच्चों को नहीं। लिख लिया था सबने? तो इस चीज से आप लोग क्या समझ रहे हो योजना से? कुछ चीजें समझ में आ रही? राजस्थान सरकार ने किस चीज को सोच के ये योजना चलाई होगी? क्योंकि हमारा जो मुख्यमंत्री है वो भी इतनी उम्र का है, उसको लग रहा है कि अभी तुम्हें मुख्यमंत्री बनाऊं, बाद में पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। ठीक है, आपके भरतपुर से ही बुरा मत मानना है ना, और मान जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो एक दो दिन रुकूंगा, चला जाऊंगा। ठीक है, अब अगली योजना पढ़ते हैं अपन। तुम लोग घर पे जाके पढ़ते हो नहीं पढ़ते? जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? सीटी के अंदर आपने नया सिलेबस देखा होगा, उसके अंदर जो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 120। और अधिकतम कुल कितना मार्क है? 240। और नकारात्मक अंकन कितना है? 1/3। अब अपन एक देखो, हमने पहली योजना किससे संबंधित थी? खाने पीने वाली योजना की बात कर ली। दूसरा अपन ने किसकी बात की थी? बेरोजगारों वाली बात कर लेती। तीसरा वृद्ध लोगों के लिए कर ली। अब अपन बालिकाओं की बात कर लेते, महिला समाज कल्याण, महिला बाल विकास की अपन बात कर लेते हैं।
तो एक योजना है जिसका नाम है लाड़ो प्रोत्साहन योजना। लाड़ो प्रोत्साहन योजना। और आप लोग ये बताओ, ये विशेष रूप से बाल क्या बताओ कि लाड़ो प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? लाड़ो प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई 1 अगस्त 2027 बोल देता उससे देता 1 अगस्त 2024। अब देखो इसका जो पुराना नाम है, इसका पुराना नाम था, क्या था? राजश्री योजना। क्या नाम है? राजश्री योजना। और ये कब शुरू की गई थी? 2018 में। अब इसकी कहानी सुन लो, फिर अपन इसको आपको लिखाएंगे। हेडिंग बना ली? अब लिखना बंद कर दो थोड़ी सी देर। लाड़ो प्रोत्साहन योजना की अपन बात कर रहे हैं। इसका पुराना नाम क्या है? राजश्री योजना। इसका जो मूल उद्देश्य है, पहला मूल उद्देश्य इसका यह है कि बालिका शिक्षा को अपन को क्या देना है? बढ़ावा देना है। मूल उद्देश्य क्या हो गया? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा, लिंग भेद को रोकना। मतलब हमारे समाज के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि हम ये सोचते हैं कि पहला संतान क्या होना चाहिए? लड़का होना चाहिए। अब आजकल ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं। पहले क्या है, इनका भ्रूण टेस्ट होता था कि हमारे जो गर्भ है उसके अंदर बालिका या बालक। इस बालिका होती है तो भ्रूण को उसके अंदर नष्ट कर दिया जाता था उस टेस्ट के माध्यम से। लेकिन वर्तमान में राजस्थान सरकार सख्त है, भारत सरकार ने भी बहुत सारे बड़े कदम उठाए हैं। अब वर्तमान में ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई, लेकिन अभी भी कुछ हमारे आसपास का जो एरिया लगता हुआ यूपी, उसमें भी अभी ये सारी चीज़ें चली हुई हैं। तो लिंग भेद को रोकने के लिए और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना जो अब ये योजना शुरू हुई थी 2018 में, राष्ट्रीय योजना, तो इसके अंदर जो राशि थी वो कितनी दी जाती थी? 50,000 रुपये। लेकिन लाड़ो प्रोत्साहन योजना जो 1 अगस्त 2024 को शुरू की गई थी, इस समय इस राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया था। कितनी कर दी गई थी? 1 लाख रुपए कर दी गई थी। और मार्च 2025 में जब बजट पेश हुआ तो उस राशि को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1.5 लाख रुपए कर दिया गया था। अब इसकी कुछ शर्त रखी गई है। शर्त यह रखी गई है कि बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना, मतलब किसी सरकारी अस्पताल में होना आवश्यक है। बालिका का जन्म कहाँ होना आवश्यक है? जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत किसी भी अस्पताल में, मूल रूप से सरकारी जो अस्पताल होता है उसमें होना आवश्यक है। अब इसमें 21 वर्ष की आयु तक 1.50 लाख रुपए मतलब 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और कितनी किस्तों में दिए जाते हैं? 7 किस्तों के माध्यम से 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 6 किस्तें माता पिता के खाते में दी जाती हैं, सातवीं किस्त बालिका के खाते में दी जाती है। और इसका जो संचालन विभाग है वो कौन सा है? महिला बाल विकास विभाग। संचालन कौन सा विभाग कर रहा है इसका? महिला बाल विकास विभाग। कितनी राशि इसके अंदर दी जाती है? 1.5 लाख रुपए इसके अंदर दी जाती है। लेकिन राष्ट्रीय योजना के अंदर कितनी जा रही है? लाड़ो प्रोत्साहन योजना के अंदर अब वर्तमान कितनी कर दी गई है? 1.5 लाख रुपए इसका कर दिया गया है। अब आप साथ में लिख सकते हो, मैं आपको लिख रहा हूँ। उद्देश्य, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना तथा लिंग भेद को रोकना। लिंग भेद को रोकना। संचालन विभाग
महिला बाल विकास विभाग। प्रावधान 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी परिवार में जन्मी प्रत्येक बालिका को परिवार में जन्मी प्रत्येक बालिका को प्रत्येक बालिका को 21 वर्ष की आयु तक 21 वर्ष की आयु तक 1.5 लाख रुपए की 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाती है। आर्थिक सहायता की जाती है। लिख लिया यहाँ तक? देखो ये लाइन मैंने नीचे लिखी है, परिवार में जन्मी प्रत्येक बालिका। राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत परिवार में जन्मी केवल एक बालिका को इसका लाभ दिया जाता था, लेकिन इसके अंतर्गत प्रत्येक बालिका को इसका लाभ दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने लाइन को वापस लिखा था जिस करके। शर्तें। बालिका का जन्म, एक शर्त नीचे भी मैंने लिखी थी, बालिका का जन्म 1 अगस्त 2024 के बाद होना चाहिए। इससे पहले जन्मी बालिका को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। तो बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना 2005 में शुरू की गई थी, के अंतर्गत किसी अस्पताल में हुआ हो, किसी अस्पताल में हुआ हो। अन्य प्रावधान। लाड़ू प्रोत्साहन योजना की 7 किस्तें जारी की जाती हैं। जिसमें 6 किस्तें माता पिता को
माता पिता को तथा सातवीं किस्त डीबीटी के माध्यम से डीबीटी क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। इसको मैं बताऊंगा आपको भी, पहले इसको पूरा लिख लेते हैं सेंटेंस को। सातवीं किस्त डीबीटी के माध्यम से बालिका के खाते में डाली जाती है। बालिका के खाते में डाली जाती है। यहां लिख रहा हूं डीबीटी का पूरा नाम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका हिंदी नाम है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण क्या होता है? जो राजस्थान सरकार से जो पैसा आएगा वो सीधा किसके पास जाएगा? लाभार्थी के पास जाता है। वो क्या होता है? प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण होता है। और अप्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण क्या होता है? पहले जैसे किसी व्यक्ति को पैसा पहुंचाना होता है तो पहले वहाँ के मंत्रियों को पहुंचता है, फिर वो जिला स्तर पर आता है, जिला स्तर से फिर वो ग्राम स्तर पर आता है, तो ग्राम स्तर पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वो पैसा पहुंचता है। उसमें क्या है, बीच में कुछ लोग पैसा खा भी जाते हैं, जो पूर्ण रूप में उसके पास पहुंचते नहीं। जैसे पहले एक हमारे प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो वो कहती थी कि मैं देश के नागरिकों के लिए 1000 रुपये भेजती हूँ, लेकिन उनके पास कितना रुपये पहुंचता है? 100 रुपये। 1000 रुपये वो भेजती है और कितना पहुंचता है? तो बीच में जो 900 रुपये वो कौन खा जाता है? बीच के जो लोग, जो मंत्री, जो कर्मचारी होते हैं, वो बीच में उसको खा जाते हैं। इसलिए क्या शुरू किया गया है? डीबीटी। डीबीटी, आप सरकार ने किसी व्यक्ति को 1000 रुपये भेजे तो सीधा लाभार्थी के पास कितना पहुंचता है? सीधा इनके पास जो पैसा है वो ही जाएगा। ये क्या होता है? डीबीटी होता है। मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसके अंदर किया गया है, तो सीधे लाभ को लाभार्थी तक पहुंचाया जाता है। अब अपन ने महिला बाल विकास की बात कर ली है, और चिकित्सा की बात कर लेते हैं। रेज कर दो ये वाला। लाडू प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी? इसका पुराना नाम राष्ट्रीय योजना। राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती थी? 50,000 रुपये। इसके अंदर जन्मी प्रत्येक बालिका कितनी को दी जाती लाभ? 1 को। लाडू प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना तथा लिंग भेद को रोकना। इसके अंदर कितनी राशि दी जाती है बालिका को? 1.5 लाख रुपए दी जाती है। कितनी किस्तों में दी जाती है? 7 किस्तों में दी जाती है। 6 किस्तें किसको दी जाती है? 7वीं किस्त किसको दी जाती है? बालिका के खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। और अपने महिला बाल विकास की बात कर लिए। अब हम बात कर रहे थे बीमारियों से संबंधित जो जन कल्याण की भावना से आधारित होती है। इसका नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। बीमा योजना। और ये कब शुरू किया गया है? अगस्त 2021।
अब इसके बारे में थोड़ा सुन लो, फिर इसको अपन लिखते हैं। हाँ सुनो, शुरू करो अपनी बात। देखो जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, आरोग्य बीमा। तो लोगों, जो अपन के जो राज्य के नागरिक है उनका क्या किया जाता है, बीमा किया जाता है। इसके लिए कोई उनसे जो रोग होता है, कोई बीमारी होती है, उनसे निजात दिलाने के लिए। अब इसका उद्देश्य उसके अपन बात करते हैं। तो राज्य के समस्त सरकारी व निजी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, इसका क्या है उद्देश्य। राज्य के समस्त राजकीय व निजी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना। और इसके अंदर जो उपचार पैकेज हैं, मतलब बीमारियों की संख्या है, मतलब कितनी तरह की बीमारियों की संख्या है, तो 2370 प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इसके अंदर उपचार किया जाता है। उपचार पैकेजों की संख्या कितनी रखी गई है, 2370। अब इसके अंदर पात्र कौन होगा, हर व्यक्ति को इसके अंदर पात्र माना नहीं जाएगा, तो पात्र कौन होगा, पहले मेरी सुन लेना, पात्र कौन होगा। अभी अपन देखते हैं कि कुछ लोगों को अनाज मिलता है, मिलता नहीं मिलता, राशन कार्ड जिनके पास होते हैं। एक एक्ट आया था NFSC 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इसके अंदर राज्य के नागरिकों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध करवाया जाता था, या बहुत कम कीमत पर अनाज उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि हमारे देश के अंदर गरीबी व भुखमरी को कम किया जा सके। तो इसके माध्यम से जिन परिवारों को अनाज मिल रहा है, जो NFSC से चयनित परिवार हैं, उनको भी इसके अंदर पात्र माना गया है। पहला पात्र कौन होगा, जो परिवार NFSC 2023 में चयनित है और उस योजना का लाभ ले रहे हैं, मतलब ये होता है ना अपन का BPL APL वाला कार्ड, उनको इसके अंदर रखा गया है। तो पहला लाभार्थी कौन हो जाएगा अपन का, NFSC में चयनित परिवार वाले व्यक्ति। नेशनल फूड सिक्योरिटी, चलो उसका नाम पूरा लिख देता हूँ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो इसके अंदर अपन जो राज्य में भुखमरी में गरीबी को कम करने के लिए इसको लाया गया था, जिसके माध्यम से लोगों को अनाज और उस मिट्टी का तेल और जरूरत वाली वस्तुएं उसको उपलब्ध करवाई जाती थी। जो मूलभूत आवश्यकता वाली वस्तुएं वो उसके माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती थी। वर्तमान में जो केरोसिन या कच्चा तेल होता है, जिसको हम हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, मिट्टी का तेल, उसको इसके अंदर बंद कर दिया गया है। क्योंकि राजस्थान सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण हो चुका है, मतलब लट्ठे लाइट वगैरह लग चुकी है, इसलिए उसको क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। क्या नहीं किया, बंद कर दिया है। और शायद लगभग हर घर के अंदर आपको बिजली या बल्ब जलता हुआ मिल जाएगा। अभी जैसे वो चल रहा है अपन की जनगणना का कार्य, चल रहा है, तो भी एक ऐसी स्थिति आई थी कि एक व्यक्ति के पास मोबाइल तो है, लेकिन घर में क्या नहीं है, कनेक्शन नहीं है, बिजली का उसके पास कनेक्शन नहीं है। झोपड़ी में वो व्यक्ति रह रहा है, लेकिन उसके पास क्या है, मोबाइल फोन है। तो उसको जो प्रगणक आता है, जो आंकड़े लिखता है, उसने यथास्थिति उसको चढ़ा दिया कि इसके पास मोबाइल फोन है, लेकिन विद्युत, ना तो लाइट का कनेक्शन है, ना इसके पास गैस आता है, मतलब उसके पास गैस भी नहीं है ऊर्जा, ना इसके पास ऐसी कोई रोशनी की सामग्री है। तो उसने डाटा अपलोड किया, तो फिर उससे ये पूछा गया था कि जो सामने वाला व्यक्ति फ़ोन चार्ज कहाँ से करता है, आपने नंबर दिया है उसमें। तो ये सारी स्थिति है। तो उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन है तो उसको भी किसके अंदर रखा जाएगा, बिजली कनेक्शनदारी के अंदर समझा जाएगा। मतलब वो भी किसका लाभ ले रहा है, उसके पास ही बिजली का कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं से वो एडजस्ट कर रहा है। तो ऐसी चीज़ उत्पन्न हो जाती है। तो पहला पात्र कौन होगा,
एनएफएसए में चयनित परिवार के व्यक्ति। अब दूसरा पद की एक स्थिति बनी थी, कोरोना आया था 2019 में, मार्च 2019 में। तो उस समय कुछ परिवार के व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित हो गए थे, कोरोना से जूझ रहे थे, तो उनके परिवारों को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। वे परिवार जो 2019 में कोविड-19 बीमारी से ग्रसित हुए, उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। तीसरा, वे परिवार जिनके परिवार के सदस्य किसी न किसी संविदा कर्मचारी पर नियुक्त है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संविदा पर नियुक्त होते हैं, उनके परिवारों को भी इसके अंदर क्या माना जाएगा, लाभार्थी माना जाएगा। 3 शर्तें हो गई है, कौन सी? पहला, जिन लोगों को अनाज मिलता है, मतलब एनएफएसए में चयनित परिवार का व्यक्ति। दूसरा, कोविड-19 से ग्रसित परिवार के व्यक्ति। तीसरा, संविदा कर्मचारियों के व्यक्ति। इनको इसके अंदर शामिल किया गया। लेकिन अब दूसरी शर्त आ गई, अगर कोई अन्य व्यक्ति इसका लाभ लेना चाहता है, अगर कोई अन्य व्यक्ति है तो इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उससे कहा गया है कि अपनी आय के आधार पर वो इसका प्रीमियम दे सकता है। और कहा गया है कि जिन परिवारों की आय 8 लाख से कम है, कितनी? 8 लाख से कम है, तो वो 1 साल का प्रीमियम 850 रुपये भरकर इसका लाभ ले सकते हैं। कितना? 850 रुपये का प्रीमियम, कितना? 1 साल का, उसको भर के इसका लाभ ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कहा गया कि जिन परिवारों की आय 8 लाख से अधिक है, वो 1965 रुपये का प्रीमियम इसके अंदर भरेंगे। अब इसके अंदर लाभ क्या दिया जाता है? 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज इसके अंदर किया जाता है। 5 लाख रुपए का ट्रस्ट बोर्ड और 20 लाख रुपए का बीमा इसके अंदर किया जाता है। मतलब कुल कितना हो जाएगा खर्च? 25 लाख रुपए तक का इसके अंदर इलाज निःशुल्क किया जाता है। उपचार पैकेजों की संख्या कितनी बताई? 2370 बताई थी मैंने, बताई नहीं बताई? 2370 प्रकार की बीमारियों का इसके अंदर इलाज किया जाता है। जैसे जिसमें सबसे ज्यादा जो महंगी बीमारियां होती हैं, जैसे एक तो होती है रोबोटिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, हार्ट से संबंधित बीमारी होती है, न्यूरो सर्जरी, नसों से संबंधित जो भी बीमारी होती है। नसों से संबंधित बीमारी कौन कौन सी होती है? जैसे अपन आजकल अभी जो ज्यादातर जो ट्रेंड में चल रहा है ना, डिस्क की समस्या चल रही है, L4 L5, रीढ़ की हड्डियां होती है स्पाइन वाली, इसमें L4 L5 L3 के अंदर सबसे ज्यादा समस्या होती है। और कुछ लोगों की जो मानसिक स्थिति है, मेंटली स्थिति है, पागल हो जाते हैं, तो वो न्यूरो के अंदर आती है। न्यूरो के अंदर 2 शाखाएं चलती है, पता है? एक तो न्यूरो फिजिशियन, दूसरा न्यूरो सर्जन। एक वे डॉक्टर होते हैं जो गोली दवाओं के माध्यम से रोगी को सही करते हैं, दूसरा वे डॉक्टर होते हैं जो उस वास्तविक समस्या को सर्जरी करके निकालते हैं। तो ये चीजें हैं। अब अपन बात करते हैं आगे इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को राजकीय व निजी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना। निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना। साथ ही निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करना। निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करना।
लाभार्थी। मैं सीधा लिख रहा हूँ शॉर्ट में ना, NFSC में चयनित परिवार के व्यक्ति। पहला NFSC 2013 में चयनित परिवार के व्यक्ति, चयनित परिवार के व्यक्ति। जिन विद्यार्थियों को लगता है कि मैं भूल सकता हूँ उसका, तो आप लिख सकते हो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित परिवार के व्यक्ति। दूसरा, कोविड-19 से ग्रसित परिवार, ग्रसित परिवार। तीसरा, संविदा कर्मियों के परिवार, संविदा कर्मियों के परिवार। संविदा कर्मियों के परिवार। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना कब शुरू की गई? अगस्त 2021। उद्देश्य राजकीय नागरिकों को राजकीय व निजी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, ताकि हम एक निरोगी राजस्थान की जो परिकल्पना है इसको साकार कर सके। नोट, अन्य व्यक्ति को लाभ लेने के लिए, अन्य व्यक्ति को लाभ लेने के लिए 850 रुपये वार्षिक प्रीमियम, वार्षिक प्रीमियम, वार्षिक प्रीमियम। कोष्टक में आपको लिखना है 8 लाख से कम आय, 8 लाख से कम आय वाला परिवार। 850 रुपये वार्षिक प्रीमियम तथा 1965 रुपये तथा 1965 रुपये वार्षिक प्रीमियम, वार्षिक प्रीमियम। कोष्टक में आपको लिखना है 8 लाख से अधिक आय, प्रीमियम देना होगा। कितना प्रीमियम देना होगा 8 लाख से कम वालों को? 850 रुपये, और 8 लाख से अधिक आय है तो उनको 1965 रुपये। प्रीमियम भरने के 90 दिन बाद, 90 दिन बाद उसे लाभ दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि आज आपने प्रीमियम भर दिया तो आज से 90 दिन बाद इसके आप पात्र माने जाओगे, इससे पहले नहीं। अब बात करते हैं उपचार पैकेज। उपचार पैकेज मतलब बीमारियों की संख्या। उपचार पैकेज, उपचार पैकेज कितना है इनके अंदर? 2370, जिसमें कौन कौन सी कोष्ठीय बीमारियां शामिल की गई हैं? एक तो की गई है न्यूरो सर्जरी, नसों का जो ऑपरेशन होता है। दूसरा कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी।
कार्डियोलॉजी क्या होती है? हृदय से संबंधित बीमारी इसके अंदर होती है। तीसरा रोबोटिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी। चौथा अंग ट्रांसप्लांट, अंग ट्रांसप्लांट। और स्किन सर्जरी। ये काफी कॉस्टली इनका इलाज पड़ता है, इसलिए इनको इनको इसके अंदर रखा गया है ना। रोबोट के माध्यम से जो सर्जरी होती है, मशीनें चलती रहती है, डॉक्टर उनको गाइड करता रहता है, वो अपने हिसाब से करते रहते हैं। अंग ट्रांसप्लांट जैसे किसी व्यक्ति की घर परिवार में किसी आसपास में किसी किडनी खराब हो जाए तो उसमें किडनी का भी हो जाता है। तो एक मैंने देखा है इसका किडनी वाला एग्जाम्पल। तो तुमको इतनी सारी योजना पढ़ा के जा रहा हूँ, लाभ लेना ही लेना है ना। लोगे नहीं लोगे लाभ इसका? मिले नहीं लाभ। निःशुल्क उपचार की राशि, निःशुल्क उपचार की राशि, निःशुल्क उपचार की राशि कितनी है? 25 लाख रुपए। कितनी है? 25 लाख रुपए। कितने लाख रुपए तक की बीमारी का इलाज इसके अंदर किया जाएगा? 25 लाख रुपए तक की कोई भी बीमारी होगी इसका इसके अंदर लाभ आपको दिया जाएगा। अब इसका सबसे बड़ा फायदा किसको मिलता है? अस्पताल वालों को मिलता है, नहीं मिलता? अब आपको इसके बीच में लिखना है 5 लाख, 5 लाख रुपए कैश मोड प्लस 20 लाख ट्रस्ट मोड। कौन सा? ट्रस्ट मतलब विश्वास के आधार पर। अब ये क्यों किया गया है? पहला तो 5 लाख रुपए गया कैश मोड पर किया गया है, दूसरा 20 लाख का किस पर? ट्रस्ट मोड पर। जैसे ही आप इसके अंदर किसी बीमारी का इलाज करवाते हो तो पहले आप जैसे अस्पताल में एडमिट होते हो तो सामने वाला डॉक्टर ये बताता है कि इसकी बीमारी, इसके खर्च में लगभग इतना पैसा खर्च होगा। अगर वो आपका लगता है कि कितना है, 5 लाख रुपए तक का है, तो वो पैसा तुरंत उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर वो पैसा उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है, डॉक्टर के खाते में पहुंच जाता है। अगर बीमारी बहुत ज़्यादा है तो कुछ ऐसी बीमारी जिसका जो प्राइस है वो 20 लाख से ऊपर है, तो फिर वो विश्वास के आधार पर वो देखते हैं उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। जो वहाँ का CMO है उससे उसकी पूछताछ होती है, उसके बाद ये ट्रस्ट मोड पर ये पैसा उसके खाते में दिया जाता है। जो जिला प्रमुख अधिकारी होता है, जिला चिकित्सा अधिकारी, उसकी अनुमति पर ये पैसा दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 5 लाख रुपए तक का तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ऊपर आप जैसे इलाज कराओगे तो दिक्कत हो जाती है। क्या पता सामने वाला हॉस्पिटल वाला हमें बेवकूफ़ बना रहा हो सरकार का योजनाओं का लाभ लेने के लिए। इसमें ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है लगातार। जैसे आप एडमिट, कोई बीमारी के कारण आप एडमिट हो गए, आपने इलाज शुरू कर दिया और आप अचानक वहाँ से आ गए, आपके वो लोग छुट्टी तो करते नहीं और वो इलाज उनका चलते रहता है। जब तक 5 लाख रुपए तक का उसका
नहीं हो जाता। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज अपन इतनी ही योजना पढ़ेंगे, लेकिन जो पढ़ी हैं उनको आपको याद करके लेके आना है। हर विभाग की मैंने आज आपको योजना पढ़ाई है। धन्यवाद। आज